Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra, and this is the chapter related with the history, Jainism and Buddhism. In my previous video, I had already explained you the causes of rise of reform movements. मैंने explain किया था कि what were the causes, ऐसे कौन से causes थे जिन्होंने इन जैनिज्म और बुद्धिज्म जो कि एक रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इनको राइज करने में इनकी हेल्प करी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा था, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने काफी से कॉजेज भी बताए थे कि किस तरीके से जो हिंदुज्म था उस समय वो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, कितने ज्यादा वहाँ पे रिचुअलिज्म थे, वहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइसेस थे और इतना ज्यादा इतना रिचुअलिज्म की वजह से क्या था, लोग और उसकी जो लैंग्वेज थी, जो उसकी जो एक्सप्लेन करने का या डिस्क्राइब करने का, जैसे वहाँ पे बहुत सारे यजनास होते थे, बहुत सारे जो है वो सैक्रिफाइसेस होते थे, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल्स होते थे उनको उस जो है वो रिलीजन को अपनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड था वो उनके लिए, उसके नियम को मानना और उनके जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो रहा था, हार्ड हो रहा था। तो उन्होंने उनको किसी एक ऐसे रिलीजन की जरूरत थी, एक ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट्स की जरूरत थी हिंदुज्म में कि जो कि उनके लिए बहुत इजी हो, कॉमन पीपल्स को इजीली उसकी लैंग्वेज, उसकी जो रूल्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो बहुत आसानी से उनको समझ में आ जाए। इसके लिए तो क्या था, तो ये जो हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म जो दो मूवमेंट थे, जो रिलीजियस मूवमेंट थे, ये इसीलिए हुए क्योंकि इन्होंने हिंदुज्म को रिफॉर्म किया और कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन, कुछ ऐसी टीचिंग्स लोगों के सामने लाए जिससे लोगों को समझना और लोगों को अपनाना बहुत इजी हो गया। तो सबसे पहले आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैनिज्म के फाउंडर कौन थे और किस तरीके से जैनिज्म को जिन्होंने भी जो है वो लाया, जिन्होंने भी इस को फाउंड किया, इस जो है रिलीजन को, वो कौन थे और हम पहले उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने जैनिज्म को स्टार्ट किया, कैसे उनके फॉलोवर्स बने, कौन कौन सी टीचिंग है जो उन्होंने दी, जो कि आगे उनके फॉलोवर्स ने उनको उस जैनिज्म को न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी उसको स्प्रेड किया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम जैनिज्म। तो सबसे पहले जैनिज्म के फाउंडर जो थे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो थे वो वर्धमान महावीर स्वामी थे। ये जो थे फाउंडर थे जिन्होंने जैनिज्म को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इनका हम लोग इनको शॉर्ट में महावीर स्वामी भी बोलते हैं, बट अगर हम इनका फुल नेम देखेंगे तो द फुल नेम वाज वर्धमान महावीर स्वामी। ही वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म और इसी के साथ साथ वो 24th और लास्ट तीर्थंकर थे। 24th और लास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और इसके बाद 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे। लेकिन जो जैनिज्म को जो ऊंचाइयां या जितना ज्यादा जैनिज्म जो है वो वर्धमान महावीर स्वामी के टाइम पर स्प्रेड हुआ, जितना लोग उससे जुड़े, जितने उनके फॉलोवर्स बने वो उसी टाइम पे बने, इसलिए हम इनको फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी बोल देते हैं। जबकि जो स्टार्टिंग थी, जो फर्स्ट थे वो ऋषभ देव थे और जो 23rd थे वो पार्श्वनाथ थे और ये 24th थे, बट इनको हम फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी बोलते हैं। इनका जो बॉर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली के नियर कुंडग्राम में बॉर्न हुआ। इनका जो बॉर्न था वो 540 BE में हुआ था। इसके साथ ही उनके द फादर वाज सिद्धार्थ, तो वर्धमान स्वामी's father was the Siddharth and the mother was Trishala and the wife was Yashoda. The name of his wife was Yashoda and he has also a daughter and the name of the daughter is Jamani. ठीक है, मैं आगे से बताती हूँ कि जो वर्धमान स्वामी was born at Kundagram near Vaishali in 540 BE. His father was Siddharth, his mother was Trishala and his wife was Yashoda and he has also a daughter named Jamani. And the next 1830 left his home. 30 की एज में उन्होंने अपने होम को छोड़ दिया था एंड वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रुथ। और सच इन सर्च ऑफ ट्रुथ, समझ गए, ट्रुथ की सर्च में मतलब सच्चाई को ढूंढने के लिए उन्होंने 30
एज में, मतलब अपनी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ के वो वंडर किया प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने वंडर किया, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा वंडर हुए, घूमे और वहां जाकर उन्होंने सच्चाई की तलाश करने के लिए, सच को जानने के लिए, ज्ञान को, नॉलेज को गेन करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए कि सच्चाई क्या है, व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द जो है वो सॉरो ऑफ लाइफ, हर चीज को समझने के लिए कि क्या है जीवन, हम क्या है, खुद को समझने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने इन सर्च ऑफ ट्रुथ दे वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लेफ्ट देयर होम इन एज 30. He practiced 12 years. सोचो 12 years तक उन्होंने प्रैक्टिस एंड और कैसे करी, बाय सीवियर डिसिप्लिन एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन, डिसिप्लिन के साथ में और सेल्फ मॉडिफिकेशन के साथ में उन्होंने 12 years तक प्रैक्टिस की और एट द एज ऑफ 42 और तब जाकर 42 की एज में, क्योंकि वो 30 में उन्होंने छोड़ा था, 12 years तक प्रैक्टिस करी, तो जब 42 की एज हुई ही अटेन परफेक्ट एनलाइटमेंट, तब जाकर उनको परफेक्ट एनलाइटमेंट मिला. एनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज मिलना, ज्ञान मिलना, प्रभु के दर्शन होना, ईश्वर के साथ में मिल जाना, ठीक है, तो वो इसको हम लोग एनलाइटमेंट बोलते हैं. तो एट द एज ऑफ 42 ही अटेन परफेक्ट एनलाइटमेंट and he died at Pava near Rajgriha in 468 BC. और at the age of 72 he died at Pava, जो कि राजगृह के नियर था, पावा में उनकी डेथ हो गई. उस समय 468 BC था जब उनकी डेथ हुई, तब वो 72 years के थे. तो आज हमने देखा कि जैनिज्म के जो फाउंडर थे महावीर स्वामी, वो 540 BE में उनका जो है वो बॉर्न हुए, ठीक है. कहाँ पर हुए? कुंडग्राम में, वैशाली के पास था, 540 BE में. और his father was Siddharth and mother was Trishala, wife was Yashoda and daughter was Jamali. At the age of 42 he attained perfect enlightenment after practicing 12 years by severe discipline and self mortification, and he died at the Pava near Rajgriha in 468 BE at the age of 72. In my next video, I have explained you about the main teachings of Jainism. मैं बताऊंगी कौन कौन सी मेन टीचिंग है जैनिज्म की, जो कि महावीर स्वामी ने जो है वो एनलाइटमेंट को अटेन करने के बाद अपने फॉलोअर्स को दी, जिनको मानते हुए फॉलोअर्स इंडिया से बाहर भी उन्होंने जैनिज्म को जो है वो स्प्रेड किया. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Students, today I am going to start the new chapter, okay? And this is chapter 7 and the chapter name is indices or exponents, okay? You all are familiar with this chapter. Now firstly, laws of indices, okay? Now the first law is here a raised to n into a raised to n. Then we can write it a raised to n plus n. This is very important law and this is also called product law. Product law. Okay? Let's see. Here students, if we write a square into a cube, okay, then we can write it a into a and we can write it a into a into a. Then it become here 1, 2, 3, 4, 5. It become a raised to 5. Okay. Then here is if the base are same, as we know that a into a is a square, where a is the base and 2 is the power. Okay. Here if the base are similar, then power will be added. This is very important law and this is called product law. Okay.
Now let's see the second law. If the base are same and then it becomes a raised to n minus n. Okay, and this is called quotient law. Okay, this is called quotient law. Here the base are same and then power will be subtracted. Now let's see the third law. Here students, if we write a raised to m whole raised to n, then it become a raised to m into n. A raised to m raised into n, and this is called power law. Power law. These all laws are very important. Okay. Now let's see. The fourth number is, students, if we write a into b. Now see the difference here. The base are different. Whole raised to m. Then we can write it a raised to m into b raised to m. Clear? Similarly, the next is, students, if we write a, as we know that the square root of a, we can write it in the form of this. Okay, if there is cube root, then we can write it in the form of a upon 1 by 3. Clear? Similarly, students, if here this is n, then we can write it a raised to 1 upon n. Similarly, then the next law is nth root of a is equals to a raised to 1 upon n. Okay. Now let's see the next, students. Here, if a raised to n upon n, then we can write it a m upon n. We can write it, then it become a m and root n become this. Okay. Now let's see the next. Okay, students, here if a raised to 0, then the value is 1. Means any real number raised to 0, then value become 1. Okay. Now students, the next is here, students, if we write a, as we know that a minus 1 is equals to 1 upon a. Okay. Similarly, if we write a raised to minus n, it become 1 upon a raised to n. Okay. This is also very important. Okay. A raised to minus n is equals to 1 upon a raised to n. Okay. Now the next law is, if we write similarly a 1 upon, we can write it this way. Now students, learn all these laws. Now let's see the uses of these laws from the questions. Okay. Now let's see the example. Now let's see the solution of this question. Student, this is 27 raised to minus 1 upon 3. Then we can write, as we know that 27 is 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Then we can write 3 raised to 3 upon minus 1 by 3. Okay. Then when we multiply 3 into minus 1 upon 3, then it becomes 3 minus 1. Then the answer is 1 by 3.
because here we know that a raised to minus n become 1 upon a raised to n, and here the value of n is 1. Okay, then it become 1 by 3. Similarly, let's see the solution of this question. 9 raised to 3 upon 2. Then we can write it. The 9 is 3 into 3 means 3 square. Then it becomes 3 square raised to 3 by 2 minus 3. 5 raised to 0. You know that if any number raised to 0, then value is 1 minus 1 upon 81. As students, we know that here when we change this, if any number is which we can write it in the reciprocal form, the power will be changed. It means it become 81 raised to 1 by 2. Okay. Then here 2 into 3 by 2 minus 3 minus 9. This is square of 9. 81 is the square of 9 and 1 by 2. Clear? Now it becomes 3 cube minus 3 minus, this is 9, 2 into 1 by 2. Then 3 cube means 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus 3 minus 9. Okay. Then 27 minus 9 plus 3, 10, 11, 12. Now solve it. 7 minus 2 is 5 and 2 minus 1 is 15. Then answer is 15. Okay, students? See the use of the laws. Okay. Now how to use the laws? See the calculation. This is very easy chapter and very important chapter. Now here, firstly, this is 3 square and 243. Factorize it. 243. Then 2. When we factorize it from 3, then this is 3 8s are and 1. Again 3. Then 3 2s are 6 and 7. Again divide by 3. It is 9, 3, then 1. 1, 2, 3, 4, 5. Then we can write this 3 raised to 5. Okay. And this is 2 upon 3. Now students, actually if we write it, okay, it's clear. Now this is 9. 9 is the square of 3. Then it become 3 square minus 1 by 3. Clear? Now 3 raised to 3 into, when we multiply the power, it becomes 3 raised to minus 10 upon 3. Into, this is 3 raised to minus 2 upon 3. Now see here the base are same. 3, 3 and 3. We know that if base are same, then power will be added, means 3 plus minus 10 upon 3 plus minus 2 upon 3. Now solve it by taking the LCM. Then 3, here we take LCM 3, then this is 9 plus 3 3s are 9 minus 10 plus minus minus 10 plus minus minus 2. Okay. Now 3, this is 9, 10 to 12 minus 12 and plus 9, then it become minus 3 upon 3. Okay, then when we cancel out, it become 3 raised to minus 1 and the answer is 1 by 3. Clear, students? The next question is 8 raised to 3a plus 2 raised to 5 into 2 raised to 2a upon 4 into 2 raised to 11a
into 2 raised to 2a. Okay. Firstly, students, here this is 8. We can write this 8 means 2 raised to 3. Okay. As we know that 2 into 2 into 2 is 8. Then this is 2 raised to 5. 2 raised to 2a upon here this is 4. Then we can write it 2 raised to 2 into 2 raised to 11a into 2 raised to minus 2. Then it become 3a into 3, this become 9a. Okay. Then 2 raised to 9a into 2 raised to 5 into 2 raised to 2a upon 2 raised to 2 into 2 raised to 11a into 2 raised to minus 2. Now students, here see the numerator and denominator, the base are same. Okay. Then we can write it 2. As we know that when the base are same, then power will be added. It become 9a plus 5 plus 2a. Okay. Upon 2 raised to 2 plus 11a minus 2a. Okay. Here we use the product term and 9a plus 2a is 11a. Okay. Then this is 2 raised to 11a plus 5 upon this is 11a minus 2a means 9a. Then 2 is 9a plus 2. Now students, here the base is same, means power will be subtracted. Then will become 2 raised to 11a plus 5a minus 9a plus 2a. Okay. Now see, when we change the power of 9a plus 2a negative, the sign will be changes. It become 2 raised to 11a plus 5a minus 9a minus 2. Clear? Now 11a minus 9a is 2 raised to 2a and 5 minus 2 is 3. Then the answer is 2 raised to 2a minus 3. Clear? Now let's see the next question, which is 3x square and this is plus 3. Okay. This is plus 3. Now let's see the next question, which is 3x square minus 3x 9 2 upon 3. Here we can write it x is 9. Then it become 9. Here this is 3 raised to 3 into x raised to minus 6. You can write it in the form as we know that if a into b, okay, and this is n. Bracket here we write a this with this property. Okay. Now here it become 3 raised to minus 3 and minus 3 into 2 is x raised to minus 6 into this is x 9 into 2 by 3. Then when we cancel out, it become 3 2s are 6 means 3 minus 3 into x raised to minus 6 and x raised to plus 6. Here students, the base are same. Then 3 minus 3 into x minus 6 plus 6. Then it becomes 0. 3 minus 3 is x raised to 0. And anything raised to 0, the value is 1. Then it becomes 3 minus 3 is 1. And 3 raised to minus 3 means 1 upon 3 raised to 3. And the answer is 1 upon 27. All these questions are from the exercise 7a. Okay, this is chapter 7.
The question is simplify x raised to a upon x raised to b whole raised to a square plus ab plus b square, and this. Now students, firstly we solve it, okay? Then here, according to by the quotient law, the base are same, then it become x raised to a minus b, okay? A minus b, as we know that if a raised to m and a raised to n, and then this is a raised to m minus n. Similarly here, x raised to b, x raised to a upon x raised to b, then it become x raised to a minus b. Clear? Now see the next. Here we can write a square plus ab plus b square. Write it as it is. Now this is x raised to b minus c. Write it as it is, b square plus bc plus c square. Similarly, this is x raised to c minus a, and this is c square plus ca plus a square. Now students, we can write it x raised to a minus b, a square plus ab plus b square. Clear? This is x upon b minus c, b minus c, b square plus bc plus c square, and this is x c minus a, c square plus ca plus a square. Clear? Now students, this is the formula of a cube minus b cube. Okay, you all know that this is the formula of a cube minus b cube. Then we write this x raised to a cube minus b cube. Similarly, this is b cube minus c cube, and this is c cube minus a cube. Okay? Here, now see, base are same, as we know that if base is same, then x raised to power will be added, means a cube minus b cube plus b cube minus c cube plus c cube minus a cube. Okay? Now it become x a cube minus b cube plus b cube minus c cube plus c cube minus a cube. A cube plus minus, this is minus, plus minus 10, means x raised to 0. Anything which raised to 0, then answer is 1. Okay students? Now students, that's all for today. We will continue this chapter on my next class with some another question. Okay? Of 7BC exercise. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको व्याकरण में अनेकार्थी शब्द समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। कुछ शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। बच्चों, क्या बताया मैंने आपको कि कुछ शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं या देते हैं। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा
ईश्वर, नष्ट ना होने वाला वर्ण। आया बच्चों समझ में? फिर इसके बाद शब्द लिखा है बच्चों मैंने अनंत, और अनंत के अर्थ होते हैं आकाश जिसका अंत ना हो। इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है आदि, और आदि शब्द के अर्थ होते हैं आरंभ, इत्यादि। इसके बाद अगला शब्द है बच्चों आशा, और आशा शब्द का अर्थ होता है भरोसा, दिलासा। इसके बाद शब्द लिखा है बच्चों उत्तर, और उत्तर के अनेक अर्थ होते हैं। उत्तर एक दिशा होती है, उत्तर का अर्थ होता है जवाब, उत्तर का अर्थ होता है पीछे। इसके बाद बच्चों मैंने शब्द लिखा है कनक। कनक के अर्थ होते हैं, कनक माने धतूरा भी होता है और कनक माने सोना भी होता है। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है कर। कर के अनेक अर्थ होते हैं। कर माने हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, हिरण भी होता है और हाथी की सूंड। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है कान, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। इसके बाद बच्चों अगला शब्द आता है कल, और कल शब्द के अर्थ होते हैं सुख, मसीह, बीता दिन, आने वाला दिन। बीते दिन को और आने वाले दिन को भी क्या बोलते हैं बच्चों? कल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है काल, और काल के अर्थ होते हैं समय, मृत्यु, यमराज। इसके बाद बच्चों अगला शब्द दिया है काम। काम के अर्थ होते हैं कार्य, कामदेव, इच्छा। फिर शब्द दिया है बच्चों कुल, और कुल के अर्थ होते हैं, कुल माने होता है वंश और संपूर्ण। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा हुआ है घन, और घन माने होता है बादल, घन माने होता है घना, घन माने होता है खारा। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है घट। घट के अर्थ होते हैं, घट माने होता है कम, घट माने घड़ा, और घट का अर्थ शरीर भी होता है। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है चाल। चाल शब्द का अर्थ होता है गति, युक्ति, चलना। इसके बाद बच्चों अगला शब्द आता है तीर, और तीर शब्द के अर्थ होते हैं तट, बाण। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा हुआ है तारा। तारा शब्द का एक अर्थ होता है बाली की पत्नी। बाली की पत्नी का नाम भी क्या था? तारा। और अगला तारा शब्द का अर्थ होता है नक्षत्र। फिर बच्चों इसके बाद दिया है शब्द दंड, और दंड शब्द के अर्थ होते हैं डंडा, जुर्माना, सजा। इसके बाद बच्चों शब्द लिखा है द्विज, और द्विज शब्द के अर्थ होते हैं बच्चों ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा। इसके बाद बच्चों शब्द दिया है दल, और दल शब्द का अर्थ होता है पत्ता, समूह, सेना। इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है नाग। नाग शब्द के अर्थ होते हैं सर्प, सर्प, हाथी। इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है नाग, और नाग शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग, नासिका। इसके बाद बच्चों शब्द क्या दिया हुआ है? नग, और नग शब्द के अर्थ होते हैं, नग माने रत्न भी होता है और नग माने पर्वत भी होता है। तो बच्चों जो